नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में केवीएस टीजीटी परीक्षा की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक बसंत। इसका एक वीडियो हमने पहले देख लिया है, तो उसके अंतर्गत हमने इस पाठ्य पुस्तिका के जो कुल 18 पाठ हैं उनमें से 12 पाठ पढ़ लिए थे। आज यह इसका दूसरा और इस पुस्तक का अंतिम वीडियो भी है। इसके माध्यम से बाकी के 6 पाठों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सार संक्षेप इनका देखेंगे कि इन पाठों में क्या हमें पढ़ने योग्य है, क्या इसके माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है। जो कविताएं हैं, पद्य भाग है, वो हम पूरा पढ़ते हैं। बाकी जो बड़े गद्य के पाठ हैं उनका सारांश देखते हैं और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को उसमें से छांटकर ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं। तो इसके माध्यम से हम हमारी परीक्षा की तैयारी करेंगे। वैसे तो आपको ये सभी पुस्तकें पूरी पढ़नी है, लेकिन अब क्योंकि परीक्षा की तिथि नज़दीक आ गई है, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो व्यस्तता की वजह से पूरा पाठ पढ़ने में असमर्थ हैं। तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। पीजीटी की किताबें हमारी पूरी चल रही हैं, 11th 12th वाली, वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में और हिंदी बुकशाला जो इसी का दूसरा भाग है चैनल का, उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो 13वां पाठ देखते हैं, जहाँ पहिया है। पहिया यहाँ पर साइकिल का प्रतीक है, तो ये पी साईनाथ ने इसको लिखा है। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है, एक सेकंड रुकिएगा, पुडुकोट्टई। वहाँ पर महिलाओं ने, जो नवसाक्षर महिलाएं हैं, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और फिर वो धीरे धीरे करके एक सामाजिक आंदोलन बन गया। सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, भारत के जो सर्वाधिक गरीब जिले हैं उनमें से एक है पुडुकोट्टई। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने एक साथ मिलकर साइकिल को चलाया और फिर यहीं से उनकी जो आज़ादी है, एक तरीके से कहें उनकी स्वतंत्रता है, उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद वो महिलाएं नहीं रुकी। इन्हीं महिलाओं ने बाद में अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया। उसमें फातिमा, यहाँ पर केवल एक नाम दिया, उसमें कुल मिलाकर सभी वर्गों की, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी थी। अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें थी, नर्सें थी, बालवाड़ी करने वाली थी। इसके अलावा जो अन्य काम करने के लिए जो महिलाएं पैदल चलती थी या घंटों साधनों का इंतजार करती थी, कड़ी मेहनत करती थी या पुरुषों पर निर्भर थी, वो सभी निर्भरताएं खत्म हो गई और अब वे स्वयं अपना कार्य करने लगी। उनके लिए ये साइकिल किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। अब एक महिला क्या कहती है कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है। वहाँ की एक महिला से ये लेखक बात करते हैं, तो वो कहती है कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी ही बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो भले ही हमारे लिए एक छोटी बात हो कि साइकिल क्या बड़ी बात है, लेकिन उस परिस्थिति में, उस परिवेश में जी रही महिलाओं के लिए साइकिल ने कितना बड़ा आत्मनिर्भरता की रूप, मतलब आत्मनिर्भर उनको बनने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, ये केवल वहाँ उस क्षेत्र की महिलाएं जान सकती हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर थी। अब यहाँ पर एक मुक्ता की कविता दी है पिता के बाद, मैं पढ़कर सुना देती हूँ। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ने के लिए, इसके नोट्स मैंने नहीं बनाए। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता से मिली दुकान, लड़कियां बारिश हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। तो ये मुक्ता नामक एक कवित्री हैं, उनकी कविता थी। अब हम 14वां पाठ देखेंगे, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा में देखिए, अकबरी लोटा, इसका सारांश देखते हैं। एक लाला झाऊलाल थे। काशी के ठटेरी बाजार में उनका एक बड़ा सा मकान या कोठी थी।
समर्थ व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब गुरबा थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा सा मकान होना अपने आप में समर्थता की निशानी है। एक बार उनकी, लेकिन फिर भी एक साथ उन पे 250 रुपये कभी नहीं मिलते थे, मतलब मुश्किल बात थी थोड़ा सा। अब पत्नी ने 250 रुपये मांग लिए। झाऊलाल ने कहा कि मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन वो हमेशा ही ऐसे वादे कर देते थे, पर पत्नी को थोड़े रुपए भी नहीं देते थे, और इस बार तो 250 मांग लिए। तो पत्नी रौब दिखाती है, कहती है कि दो तो दे दो, और नहीं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। झाऊलाल को बड़ा बुरा लगता है और कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा, लेकिन उनके पास होते नहीं है। फिर उनका एक मित्र होता है बिलवासी मिश्र, वो उसको अपनी विपदा सुनाते हैं, लेकिन संयोग से उस समय बिलवासी भी बिल्कुल खाली होता है, उसके पास भी इतने पैसे नहीं होते। फिर बिलवासी उसको वायदा करता है कि अब जब अंतिम सप्ताह के दिन आते हैं, उसको तीसरे दिन देना होता है, दूसरे दिन देना होता है, तीसरे दिन देना होता है, तब बिलवासी कहता है कि मैं कुछ भी करके तुम्हारी जो साख है भाभी के आगे नहीं गिरने दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। फिर क्या होता है कि एक दिन जो झाऊलाल जी हैं अपनी पत्नी से पानी मंगाते हैं, छत पर खड़े होकर पानी पीते हैं। उनकी पत्नी एक पुराने जमाने का सा लोटा लाती हैं, साथ में गिलास नहीं लाती, और पानी पीते हुए वह लोटा उनके हाथ से गिर जाता है। तिमंजले या दुमंजले से लोटा गिरते गिरते वो नीचे आ जाता है, और झाऊलाल घबरा जाते हैं कि अगर इतना भारी लोटा किसी के सिर पे गिर गया तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नीचे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नीचे आकर देखते हैं तो एक अंग्रेज नखशिक तक भीग गया था। अब अंग्रेज गाली देने लगता है। तभी बिलवासी जी आते हैं, अंग्रेज की खुशामद करते हैं, और बिलवासी जी लोटा को देखकर मतलब बिलवासी जी झाऊलाल को देखकर एकदम अनजान बन जाते। कहते मैं तो नहीं जानता ये कौन है। फिर कहता है बिलवासी अंग्रेज से कि यह तो एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम जिसकी तलाश में परेशान है। 16वीं शताब्दी में हुमायूं ने ब्राह्मण से लिया, फिर अकबर ने इसको प्राप्त किया, और अकबर इसी से बजू करता था। 57 तक ये शाही घराने में इसके रहने का पता है। तो अंग्रेज उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वैसे तो वो झूठी बोल रहा है, लेकिन अंग्रेज उसकी बातों में आ जाता है, और 500 रुपये मतलब उनमें होड़ लगती है। बिलवासी मिश्र कहते हैं कि मैं तो यही लोटा लूँगा, और क्योंकि मैं इसके 200 दूंगा। अंग्रेज 250 देने के लिए तैयार होता है। बिलवासी मिश्र कहता है कि मैं तो 300 में खरीद लूंगा। फाइनली वो 500 में नीलाम होता है और उसे अंग्रेज खरीद लेता है। अब अंग्रेज उसे क्यों खरीद लेता है? क्योंकि एक मेजर डगलस था, वो अपने साथ इंग्लैंड यहाँ से एक जहांगीरी अंडा ले गया था। फिर वो बिलवासी को बताते हैं कि एक जहांगीरी अंडा ले गया था, जहांगीर की मुर्गियाँ देती थी, और एक मुसलमान से 300 रुपये में ले गया था, और वहाँ जाके वो तब बताता कि मैं भारत से नायाब चीज़ लाया हूँ। कहने का मतलब ये है कि ना तो जहांगीरी अंडा जैसी कोई चीज़ थी और ना अकबरी लोटा जैसी चीज़ थी। डगलस भी मूर्ख बन के गया भारतवासियों से, और ये अंग्रेज कितने बड़े मूर्ख हैं, ये भी मूर्ख बन के ही गए। अब डगलस का आपको जो प्रकरण है, ये आपको झांसी की रानी वाला जो 1857 की क्रांति है, वहाँ भी ये डगलस का नाम सुनाई देगा। ठीक है, कुंवर सिंह का जो प्रसंग आया है, वहाँ पर भी कुंवर सिंह वाला जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर भी डगलस का आपको नाम सुनाई देगा। तो ये आपका हो गया अकबरी लोटा पाठ, क्योंकि अकबरी लोटा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पर अपने बुद्धि बल के आधार पर उसने 250 रुपये का इंतजाम झाऊलाल जी के लिए भी कर लिया, और अपनी पत्नी के जो पैसे संदूक में से चुरा के बिलवासी मिश्र लाते हैं वो भी लौटा दिए। अब सूरदास के पद हैं, वात्सल्य में और श्रृंगार में सूरदास की बराबरी कोई नहीं कर सकता। विशेषतः वात्सल्य के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि ऐसा लगता है कि वो वात्सल्य अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा लगता है। और बाकी सबकी रचनाएं सूरदास की झूठन जैसी प्रतीत होती थी। अकबरी लोटा है, ठीक है। सूरदास का पहला पद है, कृष्ण भगवान अपनी मैया से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी। क्या कहते हैं? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय अब अजऊ छोटी। तो अक्सर माताएं बच्चों को बहला देती है कि दूध पियोगे तो तुम बड़े हो जाओगे। तो वो कहते हैं कितने दिन हो गए, मैं कितनी बार दिन में दूध पीता हूँ, कितनी समय हो गया मैं दूध पीते पीते, पर ये तो अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों वह है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवी दो भैया हली हलदर की जोटी।
तो कहे मैं खूब दूध पिया, पच पच के मरी जा रही है, लेकिन माखन रोटी तो देती नहीं है, दूध ही दूध पिलाती है, और लेकिन फिर भी ये बड़ी नहीं होती। सूदा ये आशीर्वाद देते हैं कि दोनों हरि और हलधर यानी कृष्ण और बलदाव दोनों की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जन घर सूनो, ढूंढी ढूंढोर आप ही आयो, खोल के वार बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, छींका उतार लीना, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रतिहान होती गौरस की, यह ठोड़ा ढोटा कौन ढंगलायो, सूर्य शाम को हटिक न राखे, ते ही पूथ अनोखी जायो। कि तू सूर्य शाम को डांट के नहीं रखती है, तूने क्या स्पेशली पुत्र को जन्म दिया है जो हमारा ये इस तरीके से नुकसान करता है। अब आपका 16वां पाठ है पानी की कहानी। रामचंद्र तिवारी इसके जो है लेखक है। रामचंद्र तिवारी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, काफ़ी फेमस है क्योंकि केवीएस में तो एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी हैं, बाकी टीजीटी पीजीटी के लेवल पे या नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आप देते हैं, या कोई भी आपका जो राज्य स्तर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रवेश योग्यता वाली जो पेपर होते हैं, वहाँ रामचंद्र तिवारी का गद्य इतिहास काफ़ी वो फेमस है। अब ये पानी की कहानी नामक पाठ है। तो देखिए केवीएस वाले जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए तो छोटी छोटी प्लेलिस्ट, क्योंकि ये पहली बार ही सिलेबस में आया, तैयार कर दी है मैंने, लेकिन इसके अलावा यदि आप यदि आपके आसपास चाहे कोई एमए कर रहा हो, बीए कर रहा हो, 11th में हो, 12th में हो, या नेट दे रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आप दे रहे हो, आरपीएससी की तो आप 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर, तीनों का जो सिलेबस है ना वो आपके लिए प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो भी किताबें आपकी लगी हुई, चाहे उपन्यास हैं, चाहे नाटक हैं, चाहे निबंध हैं, या कहानी संग्रह या कविताएं। इसके अलावा राजस्थान सेट का सिलेबस और नेट का सिलेबस एक ही है, तो वो उपन्यास कहानी वगैरह भी उपलब्ध हैं। कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करिए। बात करूँ तैयारी की, तो निरंतर मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करिए। अभी जैसा कि आप जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश में अभी रहती हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में राजस्थान आई हुई हूँ, इसीलिए कुछ वीडियोज़ आपके कम आ पा रहे हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस सेट वाली जो प्रमाणिक बुक है, व्याख्या सहित दी हुई है, उसमें से आधुनिक काल का पूरा पार्ट जो है गद्य का पद्य का इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार करना चाहें आप तो। और रीतिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ रहे हैं, तो दोनों चैनल्स आपको सब्सक्राइब करके रखने हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखने, मतलब दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट चेक करनी है। अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ पूरी पूरी किताबें आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं, थोड़ी मेहनत लगी है, अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ फिर लगता है आप जब डेली वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख रहे हैं, डेली मुझे सुन रहे हैं, तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पसंद नहीं आ रहा है आप ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर परेशानी वाली बात यह है कि मैं देखती हूँ आप लोग देखते हो वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। पानी की कहानी चैप्टर को देखते हैं। मैं बीच में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि निरंतर नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, पुराने वाले तो तैयारी कर करके जा चुके हैं, नए वाले विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। फिर आप लोग कमेंट्स में बार बार परेशान होते हो, मैडम प्लेलिस्ट में ये बुक नहीं मिल रही। जितने भी हैं प्लेलिस्ट में बाकी की रचनाएं हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध हैं, जो आगे मैं किताबें पढ़ाऊंगी या पढ़ रही हूँ। इस पाठ में क्या होता है कि लेखक जा रहा होता है तो बेर की झाड़ी पर से एक मोती की सी बूंद उछल गिरकर उसके हाथ पे गिर जाती है। उसके बाद वो बूंद अपना इतिहास उसे जो है बताती रहती है कि वो किस प्रकार बारिश के रूप में आई, कैसे पेड़ पर वो आई। तो ये एक लंबा पाठ है, ठीक है, एक लंबा पाठ है जो आपको मेरी समझ में पढ़ना चाहिए। इसको पढ़कर सुनाना भी संभव नहीं है। जब ये किताब में करवाऊंगी तो मैं आपको पूरा करवा दूंगी, लेकिन परीक्षा क्योंकि नज़दीक है तो किसी भी धोखे में मैं आपको नहीं रखना चाहती हूँ। कुछ समय बाद एनसीईआरटी की सारी किताबें इस चैनल पे उपलब्ध होंगी, लेकिन हाल फिलहाल में 11th और 12th की करवा पाऊंगी। और इनका जिनका मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें, इनको पूरा पाठ न पढ़ाऊंगी क्योंकि पद्य आपको करवा दिया है। मैं इनकी जो पूरक पुस्तिकाएं हैं राम वाली वो भी मैं आपको करवा दूंगी सिलेबस में, वो पूरी करवाऊंगी। और वो जनसंचार का माध्यम वाली वो भी करवाऊंगी, तो इसको मैं नहीं करवाऊंगी। ये पाठ आप अपने आप पढ़िएगा, काफ़ी लंबा है। इसका सार भी मैं क्या बताऊं, बूंद कैसे समुद्र में गिरी, फिर नदियों से टकराती है, फिर कैसे धरती में समा जाती है, अंत में सूरज निकलने पर वो बूंद गायब हो जाती है। इस तरीके से इस पाठ की कहानी है।
ये पाठ है हम पृथ्वी की संतान है, ये केवल पढ़ने के लिए। इसमें क्या बताया गया है, ये आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों में आपकी मदद कर सकता है। महासंकट से, प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी का संदेश दिया था। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सन 92 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था पृथ्वी को बचाओ। तो ये इस पूरे ही पाठ का सार है। प्रभु नारायण जी ने ये पाठ लिखा है, छोटा सा ये, अब बट क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका 17वां पाठ है बाज और सांप। तो ये बाज और सांप जो आपका 17वां पाठ है, इसके लेखक निर्मल वर्मा। इसमें एक सांप होता है जो समुद्र के किनारे खंडर में रहता है और बड़ा उसको मजा आता है कि यार मैं सबसे सुरक्षित हूँ, सबसे सुखी हूँ। तभी एक बार घायल बाज आकर उसके पास गिर पड़ता है चट्टान पे। अब बाज वो देखता है कि बार बार उड़ने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पाता। अब सांप उसको बोलता है कि यार क्या है, तुम आराम से रहो ना, क्या दिक्कत है, क्या है ऐसा आकाश में जो तुम उड़ना चाहते हो। तो बाज कहता है कि तुम नहीं समझोगे। अंततः बाज वो कहता है कि चलो यहाँ पे एक नीचे ऊंचा टीला, उस पर चढ़कर तुम उड़ने की प्रयास करो। बाज करता है, नहीं उड़ पाता क्योंकि पंख उसके बिल्कुल घायल हो चुके हैं, टूट चुके हैं, गिर पड़ता है। फिर सांप भी कोशिश करता है, उसके एक बार दिमाग घूम जाता है, बोले आकाश में कुछ तो है जिसके लिए बाज मर रहा था। फिर वो भी गिर जाता है, उसके चोट लगती। अब सांप सोचता है कि यार कितना मूर्ख था ये बाज, ऐसा क्या है आकाश में जहाँ ना जमीन का सहारा है और ना ही बैठने के लिए कुछ है, तो उन्मुक्त उड़ने में क्या मजा है, फालतू में ये परेशान हुआ। लेकिन बाद में सुना उसने कि जो बाज की मृत्यु पर सागर की, जिस सागर की गहरी गुफा में वो रहता था, उसकी पहाड़ों के पास वो सुनता है कि लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। क्या कहती हैं, समुद्र की लहरों के गीत के स्वर फूट रहे थे जो दूर दूर तक जाते। क्या कहती हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरों में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। अब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, जब कभी भी गाए जाएंगे तब तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये है बाज और सांप की कहानी। यानी आपको कैसा बनना है, आपको नहीं, हमको कैसा बनना है, निडर, साहसी और जिंदगी में रिस्क लेना है। उन्मुक्त उड़ान का आनंद एक छोटे से गहरे अंधेरी गुफा में रहने वाला सर्प कभी जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी बहुत से परीक्षाओं के सिलेबस में है। यात्रा वृत्तांतों में इन कच्चीड़ों पर चांदनी काफ़ी फेमस है। अब हमने तो सब पढ़ ही लिया है चैनल पे, तो क्या कहें। अब बहुत सुंदर सी प्यारी सी कहानी है टोपी, जो छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित कर सकती है। इसमें एक चिड़िया होती है जिसको बहुत शौक होता है टोपी बनाने का। जहाँ कहीं से एक दिन उसे रुई मिल जाती है, फिर वो दुनिया के पास जाके धुनवाती है और सूत काटने वाले के पास जाती है, सूत कतवाती है और फिर दर्जी के पास जाकर सबको उसका वास्तविक पारिश्रमिक देती है। आधा आधा देती जाती है। अंत में जो कपड़ा बनता है बचता है, उससे 2 टोपी सिलवाती है। एक दर्जी अपने पास रख लेता है, एक चिड़िया खुश होकर दर्जी क्योंकि उसको आधा देती है ना, 5 फुंदने उसकी टोपी पर लगा देता है, 4-5 फुंदने। चिड़िया को मना करता है कि पक्षी कपड़े नहीं पहनते, लेकिन चिड़िया नहीं मानती और अपनी टोपी लगाकर बड़ा इतराती है। और जब भी वो किसी के पास पूछने के लिए जाती है, टोपी सिलवाने के लिए, बनवाने के लिए, सब लोग कहते हैं कि हम राजा का काम कर रहे हैं, राजा का काम कर रहे हैं। इसका मतलब उस देश में सारे लोग राजा का काम करते रहते थे। इसीलिए चिड़िया टोपी बनने के बाद उड़कर राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, क्यों भाई राजा, देखो मेरी टोपी कितनी सुंदर है। राजा चिढ़ जाता है, अपने दासों को आज्ञा देता है कि चलो इस चिड़िया को पकड़ लो। किसने बनाई, सबको पकड़ पकड़ के जिसने भी चिड़िया की मदद करी सब को लाया जाता है। अंत में राजा कहता है कि मेरे लिए तो इतनी सुंदर टोपी नहीं बनी, इसके लिए क्यों बनी।
तो वो कहते हैं कि महाराज आप तो कभी दाम भी ना देते, अगर जान की माफ़ी करो तो बताएं, आप तो कभी भी जो है नहीं देते। और ये चिड़िया इतनी ईमानदार है कि हमें इसने आधा दिया, रुई में से आधी रुई दुन्ना को दी, कपड़े में से आधा कपड़ा दर्जी को दिया, सूत काटने वाले को भी आधा सूत दिया, तो है। अब वो चिड़िया बड़ी वैसी होती है। अब चिड़िया कहती है देख ले राजा, आंखों में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे बोल चुका है, बेगार की नहीं है ये। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, है राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इससे एक टोपी तक तो जुड़ती नहीं, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब राजा अकबका कर कहता है कि फेंक दो इसकी टोपी, फेंक दो। तमाम लोग निकल आए और ये अनोखा तमाशा देखने लगे। राजा मंत्री से कहता है हौले से, ये मुंहफट तो महाराज को मतलब मुझे मंत्री कहता है ये तो आज महाराज को बेपर्दाई कर देगी बिल्कुल। राजा तो खुद ही घबरा रहा था, झट से बोला इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गौरैया फिर से टोपी पहनकर उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। अब राजा कहता है कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली कि कहीं चिड़िया इसे भी ना ले उड़े। तो ऐसे मुंहफट लोग होते हैं ना, जिद्दी किस्म के, उनसे बड़े बड़े लोग घबराते। तो ये सृंजय की कहानी थी, बहुत ही सुंदर थी, चिड़िया की टोपी। काफ़ी अच्छी कहानी थी, पढ़कर मज़ा आया। इसके बाद आपका शब्दकोश दिया गया है। कुल मिलाकर आपकी ये जो पाठ्य पुस्तक है ये मैंने पूरी करवा दी। तो इसका जो पहला वाला वीडियो है इसी से पहले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। KVS TGT के लिए बुक्स नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ ये बुक्स शॉर्ट में मिल जाएंगी। बाकी की जो आपकी है वो मैं पूरी करवा दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। आप लोग कोचिंग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कृपया करके लोगों को इस चैनल के बारे में आप बताएं, ठीक है, ताकि थोड़ी किसी की मदद हो पाए। बाकी तो आप लोग फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी अपने स्तर पे कर ही रहे होंगे। तो मिलती हूँ आपसे इसके आगे 9th क्लास की बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।